नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी अंतिम वर्ष की भौतिकी विज्ञान का आपेक्षता का सिद्धांत के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके इन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, भौतिकी के मूल नियम जिन तंत्रों में एक जैसे होते हैं कहलाते हैं। तो इसमें भौतिकी के जो मूल नियम हैं जिन तंत्रों में एक जैसे होते हैं वे कहलाते हैं जड़त्वीय फ्रेम। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एस एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, अन्य फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है, तो फ्रेम एस डैश होगा। तो फ्रेम एस डैश जो होगा वो जड़त्वीय फ्रेम होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ये कह रहे हैं कि कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो न्यूटन का नियम लागू होता है, सही बातें हैं। और इनमें से प्रत्येक एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति करते हैं, ये भी ठीक है। और भौतिकी के सभी नियम समान प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये चारों ही ठीक हैं, तो घ इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। गैलीलियन निश्चितता के अनुसार संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है कि यदि कुछ कण एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका कुल संवेग टक्कर से पहले या टक्कर के बाद समान रहता है। जबकि टक्कर होती है तो टक्कर कौन सी प्रकार की होनी चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। तो टक्कर केवल प्रत्यास्थ होनी चाहिए, केवल अप्रत्यास्थ होनी चाहिए, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ दोनों होनी चाहिए, या कुछ इनमें से कुछ भी नहीं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की टक्कर हो तो ये नियम लागू होता है। माइकलसन मोर्ले के प्रयोगों में फ्रिंजों का विस्थापन आशान्वित था। तो 5वें का जो उत्तर होगा वो होगा आपका खा। क्या होगा? खा। 0.4 गुना फ्रिंज चौड़ाई। फिर माइकलसन मोर्ले के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र में निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सभी दिशाओं में समान होती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद है आपका निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की ये जो चाल होती है वो किसके बराबर होती है। तो आपका जो है 1/√μ0 तो यही ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो जड़त्वीय फ्रेमों को संबंधित करने वाले सही रूपांतरण समीकरण तो कहलाते हैं लॉरेंस कहलाते हैं। कौन से? लॉरेंस। 8वां। 90 में है, यदि फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष आपेक्षकीय वेग v से धनात्मक x दिशा में गतिमान है तो इनके रूपांतरण समीकरण होंगे। तो ये जो रूपांतरण समीकरण हैं इनको याद कर लेना। x डैश बराबर होता है गामा ब्रैकेट में x माइनस वी टी, और y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, और t बराबर ये। फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं लॉरेंस रूपांतरण समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि क्या नहीं होता, v मतलब ये जो वेग है वो प्रकाश वेग से कम होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, सही संबंध कौन सा है इसमें। तो सही संबंध की बात की जाए तो टी नॉट बराबर टी ब्रैकेट में 1 - v² होता है। आगे बढ़ते हैं। निर्देश फ्रेम ए निर्देश फ्रेम बी के सापेक्ष x दिशा में वेग v से गतिमान है। फ्रेम ए में x अक्ष के अनुदिश l लंबाई की क्षण की फ्रेम b में स्थित प्रेक्षक को प्रेक्षित लंबाई होगी। तो जो प्रेक्षक को प्रेक्षित लंबाई जो होगी वो l से कम दिखाई देगी।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। एल लंबाई की भुजा का एक घन एक भुजा के अनुदिश v वेग से गतिमान है तो स्थिर प्रेक्षक को उसका आयतन प्रतीत होगा। तो स्थिर प्रेक्षक को उसका आयतन एल क्यू ब्रैकेट में वो √1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे सी होगा। 14 की बात करें, एक घड़ी वेग c/3 से गतिमान है, 1 घंटे में घड़ी सुस्त प्रतीत होगी तो कितनी सुस्त प्रतीत होगी? 3.5 मिनट सुस्त प्रतीत होगी। फिर आपेक्षिकीय वेग से गतिमान कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र की बात कर रहे हैं तो वो होता है mc² - m0c² गा। और 16 की बात करेंगे आपेक्षिकीय वेगों के लिए, तो आपेक्षिकीय वेगों के लिए संवेग संरक्षण नियम लागू होते हैं। फिर 17वें में वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन का सूत्र, तो वेग के साथ द्रव्यमान परिवर्तन का जो सूत्र होता है m = m0/√, ये होता है। फिर 18 में बात करो तो किसी द्रव कण का महत्तम वेग, किसी द्रव कण का जो महत्तम वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है। और आपेक्षता के आधार पर संवेग तथा ऊर्जा में संबंध, तो आपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर जो संबंध है वो होता है E² = p² c² + m0² c⁴। और 20 की बात करें, किसी कण का आपेक्षिकीय द्रव्यमान, तो आपेक्षिकीय द्रव्यमान जो होता है वेग के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग होगा, तो ई ऊर्जा के फोटोन का जो संवेग होता है, ई ऊर्जा के फोटोन का जो संवेग होता है वो E/c होता है। फिर आगे बढ़ें, वह चाल जिस पर किसी कण का द्रव्यमान उसके बनाम द्रव्यमान का 3 गुना हो जाएगा होगी, तो कौन सी होगी वो चाल? वो होगी 2.82 × 10⁸, तो निकाल लोगे आप। गति ऊर्जा में वृद्धि, तो गति ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो m - m0c² के बराबर होती है। कॉप्टन प्रकीर्णन में तरंग दैर्घ्य में वृद्धि निर्भर करती है, तो तरंग दैर्घ्य में जो वृद्धि है वो प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करती है। फिर क्वेश्चन है 25वां, वह तरंग दैर्घ्य जब तरंग दैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम की एक्स किरणें कार्बन परमाणु पर डाली जाती हैं तो 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 2.024 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। कोण 60 डिग्री पर प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो ये फॉर्मूले के आधार पर निकाल लेना, 2.012 एंगस्ट्रॉम होगी। और 26वां क्वेश्चन है, 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित विकिरण का कॉप्टन तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो कितनी होगी आपको पता ही है, अभी अभी ऊपर लिखा हुआ था 0.0242 एंगस्ट्रॉम होगी। 27 की बात करेंगे, कॉप्टन प्रभाव में कॉप्टन विस्थापन डेल्टा लैम्डा बराबर कॉप्टन क्रांति तरंग दैर्घ्य λc होगा, जबकि प्रकीर्णन कोण होगा, तो प्रकीर्णन जो कोण होगा वो कितना होगा? θ = 90 होगा। और डॉपलर का तरंग दैर्घ्य विस्थापन नियम क्या है? तो डेल्टा लैम्डा बराबर डेल्टा लैम्डा ν/c। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आशा है कि वीडियो पसंद आ रही होगी, और जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, वे भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर BSc अंतिम वर्ष की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी इसमें डाले हुए हैं। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, और जब तक हमारी पिछली वीडियो को रिवाइज करते रहें। पूरे दिन में 1-2 बार वीडियो जब देख लोगे आप तो पेपर में परेशान नहीं होने वाली आपको, और जो भी पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा उसमें आपके लिए बहुत बहुत लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।